कि आईसीयू के मरीजों में वैब क्या होता है? बड़ा अच्छा सवाल है। वैप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। कि मरीज हमारे आईसीयू में आया, तब उसको निमोनिया नहीं था, हमने आईसीयू में वेंटिलेटर लगाया, तो कहीं उसको आईसीयू के वेंटिलेटर की वजह से चेस्ट में इंफेक्शन तो नहीं हो गया। इस बात को कहा जा सकता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। अगर वेंटिलेटर ना लगता तो लंग में ट्यूब ना जाती, लंग में ट्यूब ना जाती तो वेंटिलेटर के पाइप से ना जोड़ते, वेंटिलेटर के पाइप से ना जोड़ते तो एक सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बचाई जा सकती थी कि नहीं, है ना। नमस्ते, नमस्ते, हाथ मिलाइए। आपका वेंटिलेटर आज से कल में हट जाएगा, समझ रही हैं। आज आप चेयर पर बैठी हैं, आपने बहुत हिम्मत का काम दिखाया है। जीप दिखाइए। वेरी गुड। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, भूख लगी है? अभी मिलेगा, अभी नाक की नली से खाना अभी मिलेगा आपको, ठीक है। अभी दिलवाता हूं आपको। थोड़ी देर बैठिए, गहरी सांस लीजिए, हाथ चलाइए, हाथ चलाइए, गहरी सांस लीजिए, मशीन निकलेगी। हाँ। वेंटिलेटर क्यों लगाना पड़ता है? वेंटिलेटर मजबूरी में लगाना पड़ता है। वेंटिलेटर कोई शौक की चीज नहीं है कि साहब होटल गए और बर्गर पिज्जा खाया है। वेंटिलेटर एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल सिचुएशन में लगाना पड़ता है, जब ऐसा लगता है कि इनएविटेबल है, बिना इसको लगाए मरीज की जान नहीं बचाई जा सकती। उस स्थिति में आप एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं, मरीज के लंग्स के भीतर एक ट्यूब डालते हैं जिसको एंडोट्रैकियल ट्यूब कहते हैं। महिलाओं में ये ट्यूब 7 और 7.5 नंबर की डालते हैं, पुरुषों में 7.5, 8 और 8.5 नंबर के बीच की कोई ट्यूब डालते हैं, बच्चों में 5.5 से 6.5 नंबर के बीच की ट्यूब डालते हैं। इससे आप एक एयरवे स्टैब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है? जब मरीज की स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग बिगड़ रही है, जब उसका रेस्पिरेशन ठीक नहीं है, जब वो अपने SpO2 को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जब उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो मरीज एक ऐसी सिचुएशन में आ रहा है कि अगर आपने मिनटों के भीतर उसके रेस्पिरेशन को रिस्टोर नहीं किया तो उसको हाइपोक्सिक इंजरी होने लगेगी, उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण चेंजेस आने लगेंगे। ये सब समझने के लिए आपका सिर्फ चंद मिनट होते हैं, उतना समय नहीं होता कि आप उसको वेस्ट कर दें। अगर आप उन चंद मिनट को वेस्ट करेंगे तो मरीज कार्डियक अरेस्ट में जा सकते हैं। इसलिए आपको इंटुबेशन और वेंटिलेशन करना पड़ता है। जब आप ये सब काम कर रहे हैं तो आपको अपनी स्टरलिटी का ध्यान देना चाहिए कि आप ग्लव्स पहन के काम कर रहे हैं, आपके औजार, आपके इंस्ट्रूमेंट, आपका लैरिंगोस्कोप, आपकी एंडोट्रैकियल ट्यूब, आपकी स्टिलेट, आपकी बुर्जी स्टरलाइज्ड है कि नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि एकदम एब्सोल्यूट इमरजेंसी होती है, एब्सोल्यूट इमरजेंसी में स्टरलाइजेशन नंबर 2 पे आ जाता है और लाइफ सेविंग नंबर 1 पे आ जाती है, क्योंकि उस समय अगर कोई चीज गिर भी गई तो आपको ये देखना होता है कि भाई अगर मैं फिर से इसको साइडेक्स में डाल के निकाल के लाऊंगा तो उसमें 3 मिनट लगने वाले हैं, क्या 3 मिनट है कि नहीं है। तो ये आपका जजमेंट होता है। एक बार को अगर कोई इन्फेक्शन हो भी गया तो आप उसको एंटीबायोटिक से ठीक कर सकते हो, परंतु अगर आपने गोल्डन पीरियड मिस कर दिया और मरीज को अरेस्ट हो गया तो एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होगी कि आप उसको कैसे डील करने वाले हो। तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया ना हो, इसके लिए हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देना है कि सक्शन करते समय हर बार नए सक्शन कैथेटर का इस्तेमाल करें। एक गलत आदत हमारी होती है कि एक आदमी तो सक्शन करता है, दूसरा आदमी किडनी ट्रे में नॉर्मल सलाइन ले आता है या नल का पानी ले आता है, और एक बार सक्शन किया फिर उसमें सलाइन से उसको किया फिर किया, वो गलत है। एक बार आपने स्टराइल सक्शन कैथेटर खोला तो आपके हाथ में स्टरलाइज ग्लव्स होने चाहिए। एक हाथ से आपने एंडोट्रैकियल ट्यूब पकड़ी, दूसरे व्यक्ति ने इसको डिटैच किया और आपने सक्शन कैथेटर डाला, स्टरलाइज सक्शन कैथेटर, और उसका आपने प्रोसीजर किया। वो हाथ बिल्कुल स्टरलाइज्ड होना चाहिए, इधर उधर उसको नहीं छूना चाहिए, और सक्शन के बाद सक्शन कैथेटर को आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसको अगले उपयोग के लिए वापस नहीं रखना चाहिए। इतना अगर आप काम करेंगे तो आपको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने की संभावना कम होगी। प्लस आप वेंटिलेटर सर्किट के ऊपर फिल्टर्स लगा सकते हैं, कुछ फिल्टर्स आते हैं, उनको लगा देने से भी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तीसरा, हम लोग हर तीसरे चौथे दिन वेंटिलेटर के सर्किट को चेंज कर सकते हैं, हर रोज उन फिल्टर्स को चेंज कर सकते हैं, और पीरियोडिकली अपने जो बलगम या सीक्रेशंस निकल रहे हैं ईटी ट्यूब से उनको कल्चर के लिए भेज सकते हैं, जिससे कि अगर कोई इन्फेक्शन होने भी वाला है तो अर्ली स्टेज में हमको पता लग जाए कि जो सीक्रेशंस आ रहे हैं, जो स्पूटम आ रहा है,
वो प्रूलेंट पस कंटेनिंग तो नहीं है, उसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं पनपने लगा है। अगर कोई बैक्टीरिया पनपने लगा है तो जिससे पहले वो नुकसान करे, अगर हमको पता लग जाएगा तो हम उसकी सेंसिटिव एंटीबायोटिक को चला के उसको ओवरपावर कर देंगे और अपने मरीज को सेव कर ले जाएंगे। पीरियोडिक चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं देखने के लिए कि अगर कोई इन्फेक्शन होगा, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होगा तो लंग में पैच आने लगेगा, एबीजी में चेंजेस आने लगेंगे। मरीज को जब टीपी स्ट्राइल देंगे तो टीपी स्ट्राइल टॉलरेट नहीं करेंगे, मरीज का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने लगेगा। अगर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो रहा होगा तो ऑक्सीजन की जरूरत जितनी पड़ रही है मरीज का SpO2 मेंटेन करने के लिए वो बढ़ने लगेगी। तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। जैसे ही हम सारी ये चीजें देखेंगे तो हमारे मरीज में ये वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने वाला है कि नहीं अर्ली स्टेज में पता लग जाएगा और उससे बचा जा सकता है। समझ गए आप?